नमस्कार। आज हम कानून की एक काफी पेचीदा लेकिन बहुत जरूरी बात पर गौर करने वाले हैं। ये जुड़ा है सिविल मुकदमों से और खास तौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी की धारा 100 से। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला दिया है हाल ही में। और हमारी ये जो आज की गहरी पड़ताल है, ये लाइव लॉ हिंदी के एक लेख पर आधारित है जो 4 सितंबर 2025 को छपा था। इसका टाइटल कुछ ऐसा है कि भाई दूसरी अपील में अगर हाईकोर्ट कोई नया कानूनी सवाल उठाता है तो उसे कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत तय किए हैं इसके लिए। तो आज हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि जब कोई सिविल केस दूसरी अपील में हाईकोर्ट पहुंचता है तो वो कौन सी स्थितियां हैं जब हाईकोर्ट कोई नया या कहिए अतिरिक्त विधि का सारवान प्रश्न मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बना सकता है। और सबसे जरूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हदें क्या तय की हैं, क्या नियम बनाए हैं। देखिए, होता यह है ना कि निचली अदालत के फैसले के बाद पहली अपील होती है, उसमें तो आप फैक्ट्स और कानून दोनों पर बात कर सकते हैं। पर जब मामला दूसरी अपील में हाईकोर्ट जाता है तो वहां स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। हाईकोर्ट सिर्फ तभी सुनता है जब कोई विधि का सारवान प्रश्न हो, मतलब कोई बड़ा कानूनी सवाल हो। हाँ बिल्कुल, एक तरह का फिल्टर है ताकि हाईकोर्ट का वक्त सिर्फ अहम कानूनी मुद्दों पर लगे, न कि तथ्यों को दोबारा खंगालने में। हाँ, और ये सवाल अपीलकर्ता को अपील फाइल करते समय ही बताना होता है ना? जी हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अपील में बताना होता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात आती है। मान लीजिए हाईकोर्ट केस सुन रहा है और सुनवाई के दौरान जज साहब को लगता है कि अरे इसमें तो एक और बड़ा कानूनी पेच है, कोई ऐसा सवाल जो पहले नहीं उठाया गया पर जिस पर फैसला होना जरूरी है। तब क्या होगा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला रोशनी डालता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिचुएशन आ सकती है और कानून में इसके लिए जगह भी है। सीपीसी की धारा 100 में ही सबसेक्शन 5 है। ये सबसेक्शन 5 हाईकोर्ट को एक तरह की शक्ति देता है। अच्छा, कैसी शक्ति? ये शक्ति कि अगर हाईकोर्ट को लगे तो वो उन सवालों के अलावा भी जो अपील एडमिट करते वक्त बनाए गए थे, किसी और विधि के सारवान प्रश्न पर भी अपील सुन सकता है। मतलब सुनवाई के दौरान कोई नया सवाल सामने आया तो उस पर भी विचार हो सकता है। जी, लेकिन यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। इस फैसले में कहा गया है कि ये जो शक्ति है ना, धारा 105 वाली, ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये एक असाधारण शक्ति है, एक्सेप्शनल पावर है। असाधारण शक्ति? अच्छा। हाँ, इससे मतलब रोजमर्रा की तरह या हल्के में इस्तेमाल नहीं करना है। ये कोई रूटीन का काम नहीं है। ठीक है, असाधारण है, पर अगर हाईकोर्ट को लगे कि न्याय के लिए कदम उठाना जरूरी है तो फिर दिक्कत क्या है? इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत नहीं है, पर एक शर्त है, एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे अहम बात कही है वो ये कि अगर हाईकोर्ट इस असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करता है, मतलब कोई नया या अतिरिक्त कानूनी सवाल बनाता है, तो उसे अपने फैसले में साफ साफ और विस्तार से कारण लिखने होंगे, रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा, कारण बताने होंगे? हाँ, बताना होगा कि ये नया सवाल उठाना क्यों जरूरी था और ये क्यों एक सारवान प्रश्न है। बिना कारण बताए अगर ऐसा किया तो वो प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। बिल्कुल, ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है। समझ गए, ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर के इस्तेमाल के लिए कुछ सिद्धांत, कुछ गाइडलाइंस भी दी होंगी? हाँ, दी हैं। इस फैसले में और कुछ पुराने फैसलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मुख्य सिद्धांत या प्रिंसिपल्स बताए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए, एक एक करके समझते हैं इनको। पहला क्या है? पहला सिद्धांत यह है कि जो भी नया विधि का सारवान प्रश्न हाईकोर्ट बना रहा है वो मामले के रिकॉर्ड से जुड़ा होना चाहिए। रिकॉर्ड से जुड़ा होना चाहिए मतलब वो या तो पार्टियों की दलीलों में कहीं हो जो उन्होंने लिखित में दिया है, या फिर निचली अदालतों ने जो फाइंडिंग्स दी हैं, जो तथ्य स्थापित किए हैं, उन पर आधारित हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बिल्कुल ही नई बात जिसका रिकॉर्ड में कोई जिक्र ही नहीं, उसे उठाकर सवाल बना दिया जाए। ठीक है, मतलब पार्टियों को एकदम सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए केस फाइल में। ओके, पहला सिद्धांत समझ आया। दूसरा सिद्धांत फिर से वही बात दोहराता है कि ये शक्ति असाधारण है, एक्सेप्शनल है। अच्छा। हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और केवल मजबूत कारणों के होने पर ही करना चाहिए। और जैसा हमने कहा, कारण लिखित में दर्ज करना अनिवार्य है। कारण लिखना जरूरी है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत जो है वो धारा 105 के शब्दों पर ध्यान देता है। उसमें लिखा है किसी अन्य सारवान विधि प्रश्न पर। अन्य पर जोर है।
जी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस अन्य शब्द का मतलब है कि कम से कम एक सारवान विधि प्रश्न तो पहले से मौजूद होना चाहिए, जो अपील एडमिट करते समय तय हुआ हो। यानी आप किसी मौजूदा सवाल को बदल सकते हैं, रिफॉर्मुलेट कर सकते हैं या कोई नया सवाल जोड़ सकते हैं, लेकिन तभी जब कम से कम एक सवाल पहले से टेबल पर हो। अच्छा, मतलब अगर शुरू में ही कोई सारवान विधि प्रश्न नहीं बनता था, तो बाद में इस धारा के तहत नया सवाल जोड़ा ही नहीं जा सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या यही इशारा करती है। एक तरह से दरवाजा पहले से थोड़ा खुला होना चाहिए। ये तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, चौथा सिद्धांत क्या है? चौथा सिद्धांत कहता है कि हाईकोर्ट को खुद इस बात की संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि जो नया सवाल वो उठा रहा है वो वाकई में विधि का सारवान प्रश्न है। सिर्फ कोई कानूनी नुक्ता उठा देना काफी नहीं है। नहीं, वो सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका महत्व हो, जो कानून की व्याख्या से जुड़ा हो या जिसका असर मामले के नतीजे पर पड़ता हो। सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट उठा देना सारवान प्रश्न नहीं बन जाता। कोर्ट को खुद कन्विंस होना होगा कि यह सवाल वजनदार है। कोर्ट की अपनी संतुष्टि जरूरी है। ठीक है, और पांचवा सिद्धांत, मुझे लग रहा है ये फिर से कारण बताने वाली बात होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पांचवा सिद्धांत बहुत ही सीधा और सख्त है, अनिवार्य है, मैंडेटरी। कोर्ट को अनिवार्य रूप से कारण दर्ज करने होंगे कि वो ये अतिरिक्त या नया सारवान विधि प्रश्न क्यों फ्रेम कर रहा है। ये बार बार आ रहा है, मतलब ये बहुत ही अहम है। बहुत अहम। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस की बात नहीं, ये एक बाध्यकारी जरूरत है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। अगर कारण नहीं दिए तो ये अपने आप में एक प्रोसीजरल गलती है और फैसला रद्द भी हो सकता है। समझ गए। पारदर्शिता और समीक्षा के लिए जरूरी है। ओके, ये 5 हो गए। छठा और आखिरी सिद्धांत क्या कहता है? छठा सिद्धांत जो है वो नेचुरल जस्टिस और प्रोसीजरल फेयरनेस यानी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बारे में है। अच्छा, दूसरे पक्ष के लिए? हाँ, ये कहता है कि अगर हाईकोर्ट कोई नया सवाल बनाता है तो जो विरोधी पक्ष है, रिस्पोंडेंट है, उसे उस नए सवाल पर अपनी बात रखने का, बहस करने का पूरा और उचित मौका मिलना चाहिए। उसे बाकायदा बताना होगा कि देखिए ये एक नया कानूनी सवाल उठ रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। उसे तैयारी का मौका देना होगा। ये तो बहुत ही बुनियादी बात है न्याय की। ऐसा नहीं हो सकता कि फैसला सुनाते वक्त अचानक एक नया सवाल उठाया और बिना दूसरे को सुने फैसला दे दिया। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। सही बात है। मतलब आप खेल के नियम बीच में बदलें तो दूसरे खिलाड़ी को बताना भी पड़ेगा और खेलने का मौका भी देना पड़ेगा। तो ये 6 सिद्धांत एक तरह का फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब ये सिद्धांत यकीनन किसी केस के संदर्भ में ही क्रिस्टलाइज हुए होंगे। वो कौन सा मामला था जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये सब इतना साफ किया? जी हाँ, ये सिद्धांत एक खास मामले में और पुख्ता हुए। ये मामला केरला हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आया था। केस का नाम है सीपी फ्रांसिस बनाम सीपी जोसेफ व अन्य। सीपी फ्रांसिस केस। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? संक्षिप्त में क्या कहानी थी? कहानी कुछ ऐसी थी कि एक रजिस्टर्ड जॉइंट विल थी, मतलब पति पत्नी ने मिलकर एक वसीयत बनाई थी 2003 में। इस वसीयत में अपीलकर्ता, जो शायद उनका बेटा था, उसे 2 प्रॉपर्टीज मिलनी थी। ओके। पर एक शर्त थी। शर्त ये थी कि उसे अपने माता पिता दोनों की मौत के 5 साल के अंदर अपने बाकी भाई बहनों को कुछ तय रकम देनी थी, 50,000 से 1 लाख के बीच। अच्छा, संपत्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी। फिर क्या हुआ? कोर्ट में कैसे पहुंचा मामला? मामला पहले ट्रायल कोर्ट में गया। ट्रायल कोर्ट ने सारे सबूत देखे, दलीलें सुनी और कहा कि वसीयत बिल्कुल ठीक है, वैध है, लागू की जा सकती है। ठीक है। फिर मामला फर्स्ट अपील में गया। पहली अपीलीय अदालत ने भी ट्रायल कोर्ट की बात से सहमति जताई, कहा भी वसीयत सही है। जब ये केस दूसरी अपील में केरल हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने दोनों निचली अदालतों के फैसले को उलट दिया। अरे क्यों? हाईकोर्ट ने कहा कि ये वसीयत जो है ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 67 का उल्लंघन करती है, इसलिए ये अवैध है, इनवैलिड है। धारा 67 ये किस बारे में है और क्या ये मुद्दा पहले किसी ने उठाया था? धारा 67 वसीयत बनाने के तरीके से जुड़ी कुछ शर्तें बताती है, खासकर अगर वसीयत करने वाला साइन ना कर पाए वगैरह। पर यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि ये जो धारा 67 का मुद्दा था ना, ये ना तो किसी पार्टी ने अपनी प्लीडिंग्स में उठाया था, न ही निचली अदालतों में इस पर कोई बहस हुई थी, ना कोई सबूत आया था। ये बिल्कुल नया पॉइंट था जो सीधा हाईकोर्ट में ही उठा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हाईकोर्ट ने एकदम नया कानूनी मुद्दा निकाल लिया जिस पर पहले बात ही नहीं हुई थी। और क्या उन्होंने कारण बताएं कि ये क्यों उठा रहे हैं? वैसे ही तो प्रॉब्लम थी। हाईकोर्ट ने ये नया कानूनी सवाल उठाया तो सही, पर अपने फैसले में कोई कारण नहीं लिखा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये नहीं बताया कि ये नया सवाल क्यों सारवान है, क्यों इस पर विचार करना जरूरी है।
जबकि ये पहले कभी रेज ही नहीं हुआ था। तो ये तो सीधा सीधा उन सिद्धांतों का उल्लंघन हो गया जिनकी हम बात कर रहे थे, खासकर कारण लिखने वाला और रिकॉर्ड पर आधारित होने वाला सिद्धांत। बिल्कुल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने इसे देखा। बेंच ने साफ कहा कि केरल हाई कोर्ट ने ये जो नया सवाल बिना कारण बताए बनाया, ये एक साफ गलती है, मैनिफेस्ट एरर है। जस्टिस भट्टी ने जो फैसला लिखा उसमें उन्होंने कहा कि धारा 67 को लागू करने से पहले ये देखना चाहिए था कि क्या उसके लिए जरूरी फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हवा में, मतलब एब्स्ट्रैक्ट में कानून की धारा लगा देना सही नहीं है। पहले उसका तथ्यात्मक आधार, फैक्चुअल फाउंडेशन तो हो, जो प्लीडिंग्स और एविडेंस से बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगे कि धारा 67 पर निचली अदालतों में बहस हुई थी। तो मतलब बिना किसी आधार के, बिना कारण बताए नया सवाल बना दिया। जी। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि हाई कोर्ट ने बिना प्लीडिंग, बिना इशू बने और बिना कारण दर्ज किए एक एडिशनल सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया और उस पर फैसला दे दिया, जो कि सही नहीं था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और निचली अदालतों का जो फैसला था कि वसीयत वैध है, उसे बहाल कर दिया। अपीलकर्ता को राहत मिल गई। तो ये केस बिल्कुल साफ कर देता है कि वो 6 सिद्धांत कितने जरूरी हैं। सिर्फ थ्योरी नहीं है, इनका पालन न करने पर हाई कोर्ट का फैसला भी पलट सकता है। तो निचोड़ क्या है हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, निचोड़ यही है कि हाई कोर्ट के पास दूसरी अपील में नए कानूनी सवाल उठाने की पावर तो है, धारा 105 में, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, ये सीमित है और इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना होगा। बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ। वो जो 6 सिद्धांत हैं वो इसी बैलेंस को बनाने के लिए हैं। मुझे जो 2 बातें सबसे अहम लग रही हैं वो है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और फेयरनेस यानी निष्पक्षता। सही कहा। कारण लिखने से पारदर्शिता आती है, पता चलता है कि फैसला क्यों लिया गया, और दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका देने से निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। हाँ, ये सिद्धांत यही पक्का करते हैं कि न्याय की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो। तो आज हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी की धारा 105 को लेकर क्या स्पष्ट किया है। हाई कोर्ट को ये शक्ति तो है, पर इसका इस्तेमाल सोच समझकर, कारण बताकर और दूसरे पक्ष को सुनकर ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। ये 6 सिद्धांत एक तरह से जुडिशियल डिस्क्रिशन यानी न्यायिक विवेक और प्रोसीजरल फेयरनेस यानी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाते हैं। और ये जरूरी है ताकि न्याय न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखे भी। इससे सिस्टम में भरोसा भी बढ़ता है। ये फैसला वाकई सोचने पे मजबूर करता है। किसी भी कानूनी सिस्टम में ना एक तरफ लचीलापन चाहिए होता है ताकि टेक्निकलिटी की वजह से अन्याय ना हो, और दूसरी तरफ नियमों की सख्ती भी चाहिए ताकि सिस्टम बना रहे, कोई मनमानी ना हो। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच सही बैलेंस कहाँ मिलता है और कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि न्याय करते करते जो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता है, जो खुद न्याय का ही एक हिस्सा है, कहीं वो पीछे न छूट जाए। ये एक बड़ा सवाल है, शायद इस पर कभी और बात करेंगे। जरूर। खैर, आज की इस बातचीत में इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।